चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, केंद्रीय गृह मंत्री ने सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया। तो भारत पोल का शुभारंभ भारत की कानून प्रवर्तन क्षमताओं, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अपराधों के नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। इस पोर्टल का प्रबंधन सीबीआई द्वारा किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सीबीआई ही भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो एनसीबी नई दिल्ली के रूप में कार्य करती है। भारत के 5 प्रमुख मॉड्यूल जानते हैं। तो पहला है कनेक्ट, सभी भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इंटरपोल के एनसीबी नई दिल्ली के विस्तार के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है। दूसरा है इंटरपोल नोटिस, तो भारत एवं विश्व में कहीं भी अपराधियों को तेजी से लोकेट करने के लिए वैज्ञानिक आधार पर एक व्यवस्था प्रदान करता है। नेक्स्ट संदर्भ, तो विदेशों में जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करना और प्रदान करना सरल बनाता है। फोर्थ, ब्रॉडकास्ट, 195 देशों से सहायता के लिए अनुरोध ब्रॉडकास्ट के माध्यम से तुरंत उपलब्ध होंगे। और पांचवा है संसाधन, तो दस्तावेजों के आदान प्रदान और प्रबंधन तथा क्षमता निर्माण पहलू को सुगम बनाता है। ठीक है, बात करते हैं संभावित लाभों की। तो ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक जांच अनुरोधों को संभालने के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करेगा। साथ ही केंद्रीय, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग को बेहतर बनाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के बढ़ते खतरे का समाधान करेगा, अर्थात साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी, मानव तस्करी और संगठित अपराध। अपराध नियंत्रण, तो इंटरपोल डेटाबेस तक पहुंच से अधिकारी डेटा का विश्लेषण करने, अपराध रोकथाम रणनीति विकसित करने और अपराधियों को अधिक प्रभावी ढंग से पकड़ने में सक्षम होंगे। इससे सजायाफ्ता अपराधियों के विदेशों से भारत में प्रत्यार्पित करने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं इंटरपोल के विषय में, यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। स्थापना इसकी 1923 में की गई थी और इंटरपोल विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। मुख्यालय इसका लियोन, फ्रांस में स्थित है। सदस्य हैं इसके 196 देश। उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच वैश्विक सहयोग को सुगम बनाना। प्रमुख कार्य है रेड नोटिस जैसे अलर्ट जारी करना, आपराधिक गतिविधियों पर डेटाबेस बनाए रखना, सदस्य देशों को प्रशिक्षण, संसाधन आदि के साथ सहायता प्रदान करना। ठीक है, ये बात की हमने इंटरपोल के विषय में। अब बात करते हैं, इंडिया एआई मिशन के तहत एक सलाहकार समूह ने एआई गवर्नेंस दिशा निर्देश विकास पर रिपोर्ट जारी की। तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता वाले सलाहकार समूह के मार्गदर्शन में एआई गवर्नेंस और दिशा निर्देश विकास पर एक उप समिति का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में एआई गवर्नेंस के लिए कार्यवाही योग्य सिफारिशें प्रदान करना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई गवर्नेंस के विषय में जानते हैं। तो एआई गवर्नेंस में उन प्रक्रियाओं, मानकों और सुरक्षा उपायों को शामिल किया जाता है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि एआई प्रणालियां एवं साधन सुरक्षित व नैतिक रूप से काम करें। इससे मानवाधिकारों को सम्मान तथा निष्पक्षता बनी रहेगी। इस रिपोर्ट द्वारा उजागर किए गए प्रमुख मुद्दे जानते हैं। तो डीप फेक और दुर्भावनापूर्ण कंटेंट, इनसे निपटने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क मौजूद है, लेकिन उन्हें प्रभावी रूप से लागू करने में आ रही बाधाओं के कारण एआई जनित हानिकारक कंटेंट को हटाने में दिक्कत होती है। साइबर सुरक्षा, तो मौजूदा कानून एआई से संबंधित साइबर अपराधों पर लागू होते हैं, लेकिन उभरते खतरों से निपटने के लिए उन्हें मजबूत और प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता है। बौद्धिक संपदा अधिकार, तो कॉपीराइट वाले डेटा का एआई द्वारा उपयोग उल्लंघन और जवाबदेही संबंधी मुद्दों को जन्म देता है। ऐसा इस कारण क्योंकि मौजूदा कानून एआई जनित कंटेंट को पूरी तरह से कवर नहीं करते हैं। एआई आधारित पूर्वाग्रह और भेदभाव, तो एआई पूर्वाग्रहों को बढ़ावा दे सकता है, जिससे मौजूदा सुरक्षा उपायों के बावजूद भेदभाव का पता लगाना और उसका समाधान करना कठिन हो जाता है। इस रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें देखते हैं। तो अंतर मंत्रालयी एआई समन्वय समिति का गठन करना। इसका उद्देश्य अलग अलग मंत्रालयों एवं विनियामकों के बीच एआई गवर्नेंस को लेकर समन्वय स्थापित करना होना चाहिए। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नीति आयोग, आरबीआई, सेबी तथा अन्य क्षेत्रीय विनियामकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तकनीकी सचिवालय का गठन करना, तो इसका गठन एआई समन्वय समिति के लिए एक तकनीकी सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करने हेतु किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, तकनीकी कानूनी उपायों का लाभ उठाना, तो डीप फेक से निपटने के लिए वाटर मार्किंग और कंटेंट की उत्पत्ति जैसे तकनीकी समाधानों का उपयोग किया जाना चाहिए। एआई जनित घटनाओं का डेटाबेस निर्मित करना, तो इसके तहत वास्तविक दशाओं के एआई संबंधित जोखिमों को और नुकसानों का दस्तावेजीकरण करना चाहिए। इसके अलावा सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रों से स्वैच्छिक रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करना चाहिए। बात करते हैं इंडिया एआई मिशन के विषय में। तो इसे 2024 में 10,300 करोड़ रुपए के बजट के साथ शुरू किया गया। उद्देश्य है इसका 7 प्रमुख स्तंभों के माध्यम से एक मजबूत एआई इकोसिस्टम बनाना।
निस्संबों में एआई कंप्यूटर क्षमता, भविष्य संबंधी कौशल, सुरक्षित व विश्वसनीय एआई, स्टार्टअप, वित्त पोषण आदि शामिल हैं। इसका फोकस एआई की पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना, डेटा की गुणवत्ता को सुधारना और नैतिक एआई विकास सुनिश्चित करना है। ठीक है, जानते हैं एआई गवर्नेंस के 8 सिद्धांत कौन से हैं। तो पहला, पारदर्शिता। तो एआई प्रणालियों द्वारा अपने विकास की प्रक्रिया, क्षमता और सीमाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट, जवाबदेही। तो डेवलपर्स और डिप्लॉयर्स को एआई के परिणामों की जिम्मेदारी लेनी होगी। सुरक्षा, विश्वसनीयता और सुदृढ़ता। तो एआई प्रणालियां जोखिमों, त्रुटियों व दुरुपयोग के खिलाफ प्रतिरोधक होनी चाहिए। नेक्स्ट है निजता और सुरक्षा। तो एआई प्रणालियों द्वारा सुरक्षा कानून का पालन करना होगा। फिर आता है निष्पक्षता और भेदभाव रहित। तो एआई प्रणालियों को पूर्वाग्रह से बचना चाहिए तथा समावेशिता सुनिश्चित करनी चाहिए। मानवीय मूल्यों को महत्व। तो एआई प्रणालियों को मानव निरीक्षण और नैतिक सरोकार का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट, समावेशी और संधारणीय नवाचार। तो एआई द्वारा लाभों का समान रूप से साझाकरण करना चाहिए। और डिजिटल गवर्नेंस। तो प्रभावी गवर्नेंस और अनुपालन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ये बात की हमने एआई गवर्नेंस के 8 सिद्धांतों के विषय में। ठीक है, अब बात करते हैं अगली न्यूज़ की, जो है विश्व के पहले क्रायोबॉर्न बेबी प्रवाल को सफलतापूर्वक ग्रेट बैरियर रीफ में शामिल किया गया। तो प्रवाल संरक्षण एवं पुनर्बहाली के संदर्भ में यह अभूतपूर्व उपलब्धि ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किया गया एक सहयोगात्मक प्रयास है। जानते हैं क्रायोबॉन्ड कोरल के विषय में। तो इन्हें क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक का उपयोग करके विकसित किया जाता है। इसमें प्रवाल कोशिका और उत्तकों को बहुत कम तापमान पर फ्रीज किया जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन प्रोसेस। तो प्रवाल कोशिका और उत्तकों में पानी भरा होता है जो फ्रीजिंग पर हानिकारक बर्फ के क्रिस्टल बनाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक में फ्रीजिंग के दौरान कोशिकाओं से पानी निकालने और बर्फ के पिघलने पर प्रवाल की कोशिकाएं संरचनाओं को सहारा देने के लिए प्रोटेक्टेंट्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस सफलता का महत्व जानते हैं। तो जलवायु परिवर्तन का सामना। इस परियोजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए प्रतिवर्ष अधिक तापमान को सहन करने में सक्षम लाखों प्रवालों को रीफ में जोड़ना है। चयनात्मक प्रजनन यानी सेलेक्टिव ब्रीडिंग। प्रवाल की प्राकृतिक रूप से प्रजनन अवधि काफी लघु होती है। ये साल में केवल एक बार प्रजनन करते हैं। अतः क्रायो प्रिजर्वेशन का उपयोग करके प्रवाल के अंडाणु यानी अंडे और शुक्राणु को संरक्षित किया जा सकता है ताकि भविष्य में साल के किसी भी समय प्रवाल की पुनर्बहाली करके संबंधी प्रयासों में उनका उपयोग किया जा सके। यह तकनीक शोधकर्ताओं के लिए चयनात्मक प्रजनन और प्रजनन के लिए प्रवाल कॉलोनियों का कई बार उपयोग करना संभव बनाती है। ठीक है, बात करते हैं प्रवाल भित्ति की। तो प्रवाल एंथोजोआ वर्ग के अंतर्गत आने वाली अकशेरुकी यानी बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव हैं। एंथोजोआ वर्ग फाइलम नाइडेरिया के तहत आता है। प्रवाल अत्यंत छोटे जीव होते हैं जिन्हें पॉलिप्स कहा जाता है। ये पॉलिप्स कॉलोनियों के माध्यम से भित्ति का निर्माण करते हैं। ये पॉलिप्स कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर से बने एक कठोर कंकाल रूपी संरचना का निर्माण करते हैं। ये पोषण के लिए सहजीवी शैवाल जुजेंथेल पर निर्भर रहते हैं। वितरण मुख्य रूप से 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच उथले जल में पाए जाते हैं। 16 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए सर्वोत्तम होता है और इस कारण यह ऐसे जल में विकसित होती हैं जहां सूर्य का पर्याप्त प्रकाश पहुंचता है। गहराई। तो प्रवाल भित्तियां आमतौर पर 50 मीटर से कम गहराई पर विकसित होती हैं जहां अधिक प्रकाश पहुंचता है। देखते हैं प्रवाल भित्तियों के सक्षम खतरा। तो जलवायु का गर्म होना, तापमान में वृद्धि समुद्री जीव को प्रभावित कर रही है। प्रदूषण, समुद्र में पहुंचने वाले प्रदूषक समुद्री स्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। कोरल खनन, विनिर्माण कार्यों के लिए कोरल का निष्कर्षण। एक्वेरियम का व्यापार, तो घरेलू एक्वेरियम के लिए कोरल का संग्रह। महासागरीय अम्लीकरण, CO2 में वृद्धि से प्रवालों का विकास नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। अत्यधिक मछली पकड़ना, मछलियों की आबादी में कमी से समुद्री जीव संतुलन बिगड़ रहा है और मछली पकड़ने की विनाशकारी प्रथाएं एवं प्रवालों के प्रयासों को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां। ठीक है, बात करते हैं प्रवाल भित्तियों के संरक्षण हेतु शुरू की गई पहले। तो भारत द्वारा जो पहले शुरू की गई हैं पहले वो देखते हैं। तो आर्द्रभूमि, मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों पर राष्ट्रीय समिति 1986, यह समिति प्रवाल संरक्षण पर सलाह देती है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, निर्माण कार्यों के लिए प्रवाल और रेत के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी प्रवाल भित्तियों की पुनर्स्थापना के लिए बायोरोग या मिनरल एक्रेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। अब बात करते हैं वैश्विक स्तर की पहलों की। तो साइट्स ने प्रवालों के व्यापार को विनियमित करने के लिए प्रवाल प्रजातियों को परिशिष्ट 2 में सूचीबद्ध किया है। विश्व धरोहर अभिसम में प्रवाल भित्तियां
स्थलों को संरक्षण के लिए नामित करता है और विश्व का सबसे बड़ा फ्रोजन कोरल भंडार टारोंगा क्रायोडाइवर्सिटी बैंक में 32 प्रवाल प्रजातियों के खरबों स्पर्म संग्रहित हैं, जिन्हें 2011 से प्रतिवर्ष एकत्र किया जा रहा है। ठीक है, ये बात की हमने प्रवाल भित्तियों की। अब बात करते हैं, पोलर वोर्टेक्स के कारण अमेरिका में बहुत अधिक ठंड पड़ने लगी है। तो पोलर वोर्टेक्स के दक्षिण दिशा में प्रसार के कारण आर्कटिक ब्लास्ट हुआ है। इसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में अत्यधिक ठंड पड़ रही है। पोलर वोर्टेक्स या ध्रुवीय भंवर क्या है? तो यह पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के चारों ओर संचरण करता निम्न दाब और ठंडी हवा का एक विशाल क्षेत्र होता है। इसके प्रकार क्षोभमंडलीय ध्रुवीय भंवर, तो ये धरातल से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल की निचली परत में निर्मित होते हैं। और समताप मंडलीय ध्रुवीय भंवर, ये धरातल से लगभग 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर निर्मित होते हैं। क्षोभमंडलीय ध्रुवीय भंवर के विपरीत समताप मंडलीय ध्रुवीय भंवर ग्रीष्मकाल के दौरान निर्मित नहीं होते हैं और शरद ऋतु के दौरान ये अत्यधिक प्रचंड हो जाते हैं। ध्रुवीय भंवर के प्रभाव, तो आर्कटिक ब्लास्ट। ध्रुवीय भंवर में व्यवधान के कारण अमेरिका में ठंडी हवा का अचानक और तीव्र प्रसार होने लगता है। आमतौर पर ध्रुवीय भंवर ठंडी हवा को आर्कटिक क्षेत्र तक ही सीमित रखता है। चरम मौसमी घटनाएं, तो कमजोर ध्रुवीय भंवर के कारण जेट स्ट्रीम दक्षिण की ओर सरक सकती हैं। इससे आर्कटिक की ठंडी हवा का प्रसार निचले अक्षांशों तक हो जाता है। इसके कारण चरम मौसमी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ओजोन क्षरण। तो ध्रुवीय भंवर के भीतर मौजूद ठंडी हवा विशेष रूप से अंटार्कटिका में ओजोन के क्षरण को तेज करती है। इससे ओजोन छिद्र बन सकता है। भारत पर प्रभाव, तो कमजोर ध्रुवीय भंवर के परिणाम स्वरूप अधिक पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। इससे पश्चिमी हिमालय में भारी बर्फबारी होती है और उत्तरी भारत में तापमान काफी गिर जाता है। ठीक है, ये है स्ट्रॉन्ग पोलर वोर्टेक्स और ये वीक पोलर वोर्टेक्स। ठीक है, अब बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग में रिक्तियों को समय पर भरने का निर्देश दिया। तो यह निर्देश अंजलि भारद्वाज बनाम भारत संवाद में दायर जनहित याचिका के तहत दिया गया है। याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद सूचना आयोगों में रिक्तियों को भरने में प्रगति नहीं हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट की मुख्य टिप्पणियां और निर्देश जानते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग, तो CIC में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 2 सूचना आयुक्त कार्यरत हैं। हालांकि CIC में 10 सूचना आयुक्त के पद स्वीकृत हैं। राज्य सूचना आयुक्त, तो अधिकांश राज्यों ने राज्य सूचना आयोगों के लिए चयन प्रक्रियाएं प्रारंभ कर दी हैं। हालांकि नियुक्तियों को पूरा करने के लिए स्पष्ट समय सीमा का अभाव है। नियुक्तियों में विविधता की आवश्यकता पर बल, तो 2019 में अपने एक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सूचना आयुक्तों के पद पर केवल नौकरशाहों को ही नहीं बल्कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को भी नियुक्त करना चाहिए। निर्देश देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो शीर्ष न्यायालय ने केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों को निर्देश दिया था कि सूचना आयुक्तों के चयन को पूरा करने और उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी करने के लिए एक विस्तृत समय सीमा प्रदान करनी चाहिए। निष्क्रिय सूचना आयोगों के कारण उत्पन्न चिंताएं, तो सूचना आयोगों में रिक्तियों के कारण लंबित मामलों में वृद्धि। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल सूचना आयोग की मौजूदा स्थिति के अनुसार 2022 में दायर एक शिकायत को हल करने में 24 साल लग सकते हैं। सक्रिय प्रकटीकरण में गिरावट, तो कुल RTI आवेदनों का 44% ऐसे मामलों से संबंधित है जिनकी जानकारी का RTI अधिनियम की धारा 4 के तहत सक्रिय रूप से खुलासा किया जाना चाहिए था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ऐसे खुलासों में गिरावट दर्ज की गई है। निष्क्रिय आयोग, तो कुछ राज्य सूचना आयोग जैसे त्रिपुरा झारखंड के आयोग पूरी तरह से निष्क्रिय हैं। इन आयोगों की निष्क्रियता के कारण लंबित मामलों को नहीं निपटाया जा रहा है। ठीक है, जानते हैं RTI से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2004 बाद, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के अधिकार को संविधान के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने आगे RTI अधिनियम के लिए आधार का काम किया था। सुभाष चंद्र अग्रवाल बनाम कार्मिक विभाग 2010 वाद, तो इस वाद में शीर्ष न्यायालय ने सुस्पष्ट किया था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय भी RTI अधिनियम के अंतर्गत आता है। नमित शर्मा बनाम भारत संघ 2012 वाद, यानी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि सूचना आयोग एक न्यायालय के समान अर्ध न्यायिक कार्यों वाले अधिकरण है। ठीक है, ये बात की हमने RTI से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों के संबंध में। बात करते हैं, हिमालय क्षेत्र के तिब्बत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। तो हिमालय दुनिया के भूगर्भीय रूप से सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। यहाँ कई बार अत्यंत प्रबल भूकंप आए हैं। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तैयार भारत के भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र के अनुसार हिमालय क्षेत्र मुख्य रूप से भूकंपीय जोन 4 और भूकंपीय जोन 5 में आता है। इसमें भारत को 4 भूकंपीय जोन्स 5, 4, 3 और 2 में विभाजित किया गया है। इसमें
से जोन 5 सबसे अधिक सक्रिय जबकि जोन 2 सबसे कम सक्रिय जोन है। हिमालय क्षेत्र में बार बार भूकंप क्यों आते हैं? तो भारतीय और यूरेशियन प्लेट्स का टेक्टोनिक टकराव। तो हिमालय भारतीय और यूरेशियन प्लेट्स की अभिसारी सीमा पर स्थित है। इस सीमा पर भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के बीच धंस रही है। इसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक दबाव उत्पन्न होता है जो समय समय पर भूकंप के रूप में प्रकट होता है। सक्रिय भ्रंश रेखाएं। तो इस क्षेत्र में अनेक भ्रंश प्रणालियां जैसे मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट और मुख्य सीमा थ्रस्ट आदि मौजूद है। अतः इन भ्रंशों के साथ अचानक भूगर्भीय हलचल के कारण भूकंप आते हैं। युवा पर्वत श्रृंखला। तो हिमालय भूगर्भीय दृष्टि से युवा और संरचनात्मक रूप से अस्थिर है। इससे भूकंपीय गतिविधियों की संभावना बढ़ जाती है। हिमालय क्षेत्र में भूकंप के कारण घटित होने वाली घटनाएं, भूस्खलन और हिमस्खलन। तो खड़ी ढलानों के कारण भूस्खलन की घटनाएं बढ़ जाती हैं जिससे बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचता है और जानमाल की हानि होती है। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। तो भूकंप हिमनदियां झीलों को अस्थिर कर सकते हैं जिससे विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। टेक्टोनिक उत्थान और भ्रंश। तो भूभाग में अचानक उत्थान और भ्रंश से पारिस्थितिकी तंत्र एवं मानव बस्तियां आदि प्रभावित होती हैं। सांस्कृतिक विरासत का नुकसान। तो इस क्षेत्र में प्राचीन मठ, मंदिर और सांस्कृतिक स्थल स्थित हैं जिन्हें भूकंप के कारण नुकसान पहुंच सकता है। आगे की राह जानते हैं। तो सख्त भवन निर्माण विनियम। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अब संरचना को ऐसे डिजाइन किया जाए जो प्रबल भूकंपों को भी सह सके। क्षेत्रीय सहयोग। भूकंप का सामना करने और उससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए हिमालय क्षेत्र में स्थित देशों को ज्ञान, संसाधन एवं प्रौद्योगिकी साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अन्य है अग्रिम चेतावनी प्रणाली विकसित करना, भूकंप के दौरान और बाद में सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में जागरूकता बढ़ाना, अनुसंधान एवं जोखिम मानचित्रण आदि को बढ़ावा देना। ठीक है, बात करते हैं अन्य सुर्खियों की। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। तो आईटीबीपी ने सुरक्षा और कार्यवाही संबंधी तत्परता बढ़ाने के लिए 33 सीमा चौकियों को भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब स्थानांतरित कर दिया है। देखते हैं आईटीबीपी के विषय में। तो यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। आदर्श वाक्य है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। उत्पत्ति इसे 1962 में चीनी आक्रमण के बाद सीआरपीएफ अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। हालांकि 1992 में संसद ने आईटीबीपीएफ अधिनियम पारित किया था। इसके मुख्य कार्य हैं भारत चीन सीमा की 3488 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा करता है। राष्ट्रीय महत्व की विभिन्न संस्थाओं को सुरक्षा प्रदान करता है जिनमें राष्ट्रपति भवन भी शामिल है। यह हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक विपदाओं से निपटने वाले प्रथम बल के रूप में कार्य करता है। अब देखते हैं भारत की तटरेखा की पुनर्गणना। तो भारत की तटरेखा की लंबाई 1970 में 7516 किलोमीटर से बढ़कर 2023-24 में 11098 किलोमीटर कर दी गई है। यह पिछले 53 वर्षों में 48% की वृद्धि को दर्शाता है। इस वृद्धि का कारण राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक द्वारा भारत के समुद्री क्षेत्र को मापने के लिए नई पद्धति का उपयोग किया जाना है। यह पद्धति जटिल तटीय संरचनाओं जैसे खाड़ी, ज्वारनमुख, निवेशिकाओं को भी मापती है जबकि पुराने तरीकों में लंबाई को सीधे रेखा में मापा जाता था। मुख्य निष्कर्ष, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि 357% दर्ज की गई है जबकि केरल में सबसे कम वृद्धि 5% दर्ज की गई है। पुडुचेरी की तटरेखा 4.9 किलोमीटर कम हो गई है। गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। इसके बाद तमिलनाडु का स्थान है जिसे आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। आंध्र प्रदेश अब तीसरे स्थान पर है। ठीक है, देखते हैं गरुड़ाक्षी। तो कर्नाटक ने वन्यजीव अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है। पुलिस विभाग की एफआईआर प्रणाली के समान ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली को सक्षम करने वाला सॉफ्टवेयर है गरुड़ाक्षी। इससे आम जनता मोबाइल फोन या ईमेल के माध्यम से वन अपराधों की शिकायत दर्ज करा सकेगी। इसे भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के सहयोग से विकसित किया गया है। अंजे-खड पुल। तो भारतीय रेलवे ने भारत के पहले केबल स्टेड रेल पुल अंजे-खड पुल के पूरा होने के साथ ही एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग उपलब्धि हासिल की है। मुख्य विवरण जानते हैं अंजे-खड पुल का। तो स्थान है जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। आयाम, लंबाई है इसकी 725.5 मीटर। ऊंचाई है अंजी नदी यानी चेनाब की एक सहायक नदी से 331 मीटर ऊपर है। महत्व, कटरा और कश्मीर घाटी के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। इससे जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा मिलने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लेनेट के विषय में। तो GEAPP और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने उच्च प्रभाव वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं के समर्थन हेतु $100 मिलियन का कोष स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। घोषित की गई अन्य पहले
तो डिजिटलाइजेशन ऑफ यूटिलिटीज फॉर एनर्जी ट्रांजिशंस, इनोवेशन चैलेंज आदि। ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट के विषय में देखते हैं। तो ये एक वैश्विक व सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली पहल है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में स्वच्छ ऊर्जा ट्रांजिशन को तीव्र करना है। इसके निम्नलिखित लक्ष्य हैं। पहला, 1 बिलियन लोगों को ऊर्जा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, 150 मिलियन लोगों को हरित रोजगार उपलब्ध कराना और 4 बिलियन टन उत्सर्जन से बचाव कम करना आदि। फोकस क्षेत्र है इसका वितरित नवीकरणीय ऊर्जा समाधान, ऊर्जा संबंधी गरीबी उन्मूलन, सतत विकास आदि। ठीक है, बात करते हैं कांडला बंदरगाह की। तो केंद्रीय पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री ने कांडला बंदरगाह की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रमुख पहलों की घोषणा की। इसके विषय में जानते हैं। निर्माण इसका 1950 के दशक में कराची बंदरगाह के प्रतिस्थापन के रूप में निर्मित किया गया था। ऐसा इस कारण क्योंकि भारत के विभाजन के बाद कराची बंदरगाह पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। आधिकारिक नाम है इसका दीनदयाल बंदरगाह। भारतीय पतन अधिनियम 1908 के तहत 2017 में इसका नाम बदल दिया गया था। स्थान है यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। महत्व जानते हैं। कार्गो की मात्रा के हिसाब से पारादीप बंदरगाह के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के राज्यों के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। इसमें कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित है। इसकी स्थापना 1965 में भारत और एशिया के पहले SEZ के रूप में की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं भाषिनी परियोजना की। तो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री ने ई श्रम पोर्टल पर बहुभाषी कार्य क्षमता का शुभारंभ किया है। भाषिनी परियोजनाओं के माध्यम से ई श्रम पोर्टल को उन्नत किया गया है। इससे अब यह पोर्टल संविधान में अनुसूचित सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध होगा। पहले ये पोर्टल केवल अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ और मराठी में था। इस परियोजना के विषय में जानते हैं। इसे 2022 में शुरू किया गया। मंत्रालय है इसका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ये व्यापक राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन का हिस्सा है। यह ऐसा टूल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भारतीय भाषाओं का अनुवाद कर सकता है और कई भाषाओं में काम करने की सुविधा प्रदान करता है। उद्देश्य है इसका भाषा संबंधी बाधाओं को समाप्त करना तथा नागरिकों को उनकी मूल भाषा में स्पीच व पाठ्य सामग्री और सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, ये बात की हमने भाषिनी परियोजना की। अब देखते हैं सुर्खियों में राजस्थल है हमारा घाना, राजधानी है इसकी अकरा। तो जॉन महाम ने तीसरे कार्यकाल के लिए घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। जानते हैं घाना के विषय में भौगोलिक अवस्थिति। घाना पश्चिमी अफ्रीका का देश है। गिनी की खाड़ी के तट पर अवस्थित है। 1957 में स्वतंत्रता से पहले इसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। स्थलीय सीमा इसके उत्तर में बुर्किना फासो, पूर्व में टोगो और पश्चिम में कोटे दी आइवर स्थित है। समुद्री सीमा इसकी समुद्री सीमा दक्षिण में अटलांटिक महासागर से लगती है और इसके दक्षिण में गिनी की खाड़ी स्थित है। भौगोलिक विशेषताएं जानते हैं। यहाँ उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है और घाना में आर्द्र और शुष्क 2 प्रकार का मौसम पाया जाता है। सबसे ऊंची चोटी है इसकी माउंट अफाज्जा। प्रमुख नदियां हैं वोल्टा, ब्लैक वोल्टा, व्हाइट वोल्टा, प्रातानो आदि। और प्राकृतिक संसाधन है यह स्वर्ण और कोको का विश्व में अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, ये बात की हमने घाना की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया है। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।